तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की अगर हम बात करें, तो इंडियन पॉलिटी ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें हमारे पास उसका एक फीचर है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व जो है सरकार होती है, जिसमें सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस गवर्नमेंट को सिटीजन्स के बिहाफ पर क्या करते हैं, रन करते हैं। इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम अपनाया है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जिसके पास +1 मेजोरिटी होगी वो क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हमने नहीं लिया है, जो इलेक्टेड वोटर्स आ रहे हैं उसमें +1 कोई भी करते, तो इसमें कई सारे व्यक्ति खड़े हो सकते हैं और उसमें अगर परसेंटेज वोटिंग जो है सबको डाइवर्ट भी हो गई, तो किसी को अगर 10% भी वोट मिला है और अगर सबको 9, 8 इस तरह मिला है, तो 10% वाला भी क्या हो जाएगा, विन कर जाएगा। वो हमने सिस्टम अपनाया है। तो इनिशियल एरा में 1947 से लेकर जो है 1967 और उसके ऑनवर्ड्स इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज हर जगह कांग्रेस का ही क्या डोमिनेंस था। और जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ रहे थे, दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय देयर पर्सनल बेनिफिट, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे थे। उनका मेन मोटो था क्या, पब्लिक सर्विस, तो वो पब्लिक सर्विस के लिए आ रहे थे। बट यहां पर ये जो सिस्टम है और कांग्रेस का डोमिनेंस है वो 1967 में ब्रेक हुआ और जो है रीजनल पार्टीज आए। अब इस कंटेक्स्ट में वहां 67 के बाद जो मेन पर्पस रह गया था वो रह गया था क्या, सत्ता को विन करना। तो इसमें सबसे पहले इंडिया में आया क्या, क्राइम और उसका क्या, पॉलिटिसाइजेशन, अपराध का क्या, राजनीतिकरण, जहां पर विनिंग करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हेल्प ले रहे हैं किसकी, क्रिमिनल्स की। तो मनी मसल पावर हैवी होने लग गया। इसके बाद इंडिया में एंट्री करी है किसने, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ने, जहां पॉलिटिशियन खुद ही क्या हो गए, क्रिमिनल, बिकॉज जब उन्होंने देखा हम किसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो उसको फायदा मिल रहा है, हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ही एंट्री करना चालू कर दिया किसमें, पॉलिटिक्स में। तो उनके लिए जो मेन पर्पस रह गया था क्या, बेनिफिट, बेनिफिट जहां से भी उनको बेनिफिट मिले वो उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में जब सरकार में आप रहोगे तो आपके पास क्या होगा, पावर होगा। तो ओनली एंड ओनली जो पर्पस रह गया था, जो ये लोग आ रहे हैं उनका क्या, प्रॉफिट और सत्ता में रहना। तो इसमें इंडिया में एंट्री हुई आपकी आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स की। और ये नाम आयाराम जो एक एमएलए और एमपी है हरियाणा से, उनके नाम पर आया है, जहां पर पॉलिटिशियन जो है, और इस कंटेक्स्ट में जब इंडिया में कोलिशन पॉलिटिक्स आई, हंग जो है असेंबली, हंग पार्लियामेंट जो बनने लगी, जहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को सपोर्ट दे देगा तो क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। तो वो सुबह किसी और खेमे में, शाम को क्या, किसी और खेमे में। और इसमें क्या होने लगा कि सत्ता, गवर्नमेंट गिर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, बन रही है। अब इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट की जब स्टेबिलिटी नहीं है तो वो सोसाइटी के लिए भी खतरा है, प्लस वो इकोनॉमी के लिए भी क्या है, डेंजर है। बिकॉज आपकी गवर्नेंस में पॉलिसी की क्या नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। और पॉलिसी क्या आ रहा है, अपंगता, पैरालिसिस आ रहा है। जब मैं बोल रहा होता हूं ये अच्छे वर्ड्स लिख लिया करो, बिकॉज वहां पर एग्जाम में वही काम आएगा। पॉलिसी क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। अब इन सबको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया और राजीव गांधी सरकार के द्वारा क्या लाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ताकि इस आयराम गैराम पॉलिटिक्स को रोका जाए। अब पर्पज आयराम गैराम पॉलिटिक्स नहीं था, पर्पज ये था गवर्नेंस की क्या लाई जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, स्थिरता लाई जाए। बिकॉज सिटीजन्स ने मैंडेट दिया है पार्टीज को, बिकॉज हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में भी पार्टीज के माध्यम से व्यक्ति क्या हो रहे हैं, चयनित हो रहे हैं। बट जो पार्टी को मैंडेट दिया है वही सेम लोग पार्टी को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और दूसरी पार्टी में क्या हो जा रहे हैं, शामिल हो जा रहे हैं। तो सिटीजन्स के साथ भी क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी क्या हो रहा है, एक तरह से वायलेशन हो रहा है। तो उन सबको रोकने के लिए हम लेके आए क्या, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मेन पर्पज यहां पर उस आयराम गैराम पॉलिटिक्स को रोकना, सिटीजन्स ने जो मैंडेट दिया है उसका क्या करना, सम्मान, उसको रिस्पेक्ट देना,
और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आइडियल्स है, उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और ट्रस्ट जो है उसको ब्रेक नहीं होने, बिकॉज इसमें एक साझा जो गुड है, सामान्य जो कॉमन गुड है, वो वायलेट हो रहा है। किसका? ट्रस्ट का। किसका? ट्रस्ट का। तो उन सब के लिए आपका क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो कोई भी जब तुम्हें टॉपिक पढ़ना है तो ये फिलॉसफी तुम्हें बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ये अगर क्लियर होगी, इंट्रोडक्शन बनाना आसान होगा। अगर ये क्लियर होगी तो कोई भी अननोन क्वेश्चन आएगा, तुम इसको ले आओगे। और ये हिडन होता है, जो तुम पढ़ते हो उसमें हिडन होता है, हम स्पेसिफिकली उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें उस एरा में जाना होगा जिस एरा में कोई भी चीज क्या हुई है, उसको प्रेजेंट के माध्यम से नहीं देखना है। किस में देखना है? उस एरा में देखना है जहां पर वो क्या हुआ, बिकॉज उससे तुम्हें बहुत क्लैरिटी आएगी करना है क्या है। अब मैं आता हूं इसके प्रोविजंस क्या है, और उसी में मैं तुम्हें सुझाऊंगा ये प्रोविजन है, उन्हीं के बेसिस पर तुम उसके जो है उसको क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करोगे। बिकॉज हम अभी जब पढ़ रहे हैं किसी भी बुक को, तो हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, मेंस में हमें क्या कर रहा है, वो उन्हीं को एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है। अब उसके लिए अभी तक हमारी आदत क्या है, उसके लिए कोई मुझे क्या दे दे, नोट्स दे दे। ऑल्दो तुम्हें नोट्स दिया हुआ डीएल का, बट तुम्हें यह आदत करनी है तो जो तुम्हारा फैक्चुअल पार्ट है, उसी फैक्चुअल को तुम क्या कर पाओ, सोच पाओ। बिकॉज आंसर राइटिंग में जो तुम्हें दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है, कंटेंट पढ़ लिया है, क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा हुआ है, तो तुम उसी पॉइंट को क्या नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, जबकि पॉइंट तो क्या है, वही है। अब इसकी अगर हम बात करें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, ये ऋतु तुम्हारी क्लास का है, उसी को दिखाता हूं। ये 2016-17 के नोट्स हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका क्या है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और 10th शेड्यूल क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर पार्टी में क्या होता है, स्प्लिट या 1/3 अगर मर्जर होता है, तो क्या है, डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, जिसको हमने बाद में क्या किया है, 2/3 कर दिया है। यही क्या है, इसके तहत हमने जो है ये कहा है, नॉमिनेटेड अगर मेंबर है विद इन 6 मंथ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। 6 मंथ के बाद ज्वाइन करता है तो लागू हो जाएगा। बट इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन करता है किसी को तो क्या लागू हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। इसके तहत विप की व्यवस्था की गई है। हर पॉलिटिकल पार्टी अब क्या करेगी, विप तय करेगी। विप ने जो निर्देश दिया उसी कंटेक्स्ट में मेंबर्स को क्या करना है, वोट करना है। अगर वो पार्टी का वायलेशन करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उसको क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम पावर दी गई है किसको, स्पीकर को दी गई है। बट स्पीकर किस टाइम फ्रेम में डिसीजन देगा वो नहीं दिया गया था। अब इसी में एक पैराग्राफ 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट क्योतो होलान केस में उस पैराग्राफ 7 को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था, बिकॉज वो एक्चुअल में एसओपी का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। एसओपी मींस सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, उसका क्या कर रहा है, वो उल्लंघन कर रहा है। उसमें क्या खारिज कर दिया गया। बट ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी जिस पर्पस से लाया गया था उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बिकॉज 1/3 में आसान हो रहा था और पार्ट जो है ग्रुप बना ले रहे थे और क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। यस, नो डाउट इंडिविजुअल जो एमपी एमएलए या इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व है, उनके डिफेक्शन को इसने रोक दिया था। बट इसमें भी 1/3 बहुत क्या है, कम नंबर है। तो इसी के लिए फिर आपका क्या है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 1/3 की जगह हमने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। तो इसमें हमने होलसेल मर्डर जो है उसको अलाउ किया ताकि 2/3 मेजोरिटी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इसी कंटेक्स्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन के कंटेक्स्ट में यहां पर पैराग्राफ जो है 2 है 10th शेड्यूल में, जहां कहता है कि अगर कोई मेंबर वॉलेंट्री जो है मेंबरशिप जो है पार्टी को त्यागता है तो भी क्या होगा, डिफेक्शन होगा। अब इसमें वॉलेंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कोई एमपी एमएलए ये नहीं कहता है कि उसने वॉलेंट्री रिजाइन किया है, बट पार्टी ने कहा है कि इसके पक्ष में आपको वोट करना है, बट वो उस कंटेक्स्ट में एब्सेंट रहता है या किसी और को वोट कर देता है, तब भी क्या माना जाएगा, वो डिफेक्शन है। इसी कंटेक्स्ट में ये कहा गया है पैराग्राफ 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज बी में कि अगर वो पार्टी के जो डायरेक्शन है उसके अपोज में भी वोट करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, वह क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
इस कंटेक्स्ट में राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में यूपी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने वोट नहीं किया। अब जैसे कोई इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन के समय आपके 1990 केस जिसका डिसमेंट 1994 में आया कर्नाटका का, कौन सा, मुंबई केस, जिसके कंटेक्स्ट में गवर्नर पहले क्या करता है, आपके क्या अंदर नंबर लेता है, किसके पास ज्यादा नंबर होगा उसी को क्या करेगा, वो इनवाइट करेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उसमें आपने उसको लेटर दिया है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, वह भी क्या माना जाएगा, वह एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आया जाएगा। तो इनविटेशन लेटर भी काउंट किसमें होगा, इसके तहत काउंट होगा। तो इसमें जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर और ये, अब इसी कंटेक्स्ट में अध्यक्ष जो है स्पीकर, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और इस कंटेक्स्ट में कोर्ट को जो है डिबार किया गया, जिसको हटा दिया। पर अब स्पीकर का डिसीजन नहीं होगा, तो स्पीकर जब तक डिसीजन नहीं लेता है उसको कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। बट स्पीकर ने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन मेलाफाइड हो सकता है, दुर्भावना पूर्वक हो सकता है, उस कंटेक्स्ट में रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज रिव्यू नहीं होगा, अदरवाइज रिव्यू नहीं होगा। यही केस है, यही केस है। अब ये तुम्हारा फैक्चुअल पार्ट, यही फैक्चुअल पार्ट है। अब इसी को हमें एनालाइज करना है कि इसके जो है प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। तो इसको मैं यहां एनालाइज करता हूं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए हैं, इसके प्रोविजंस तो पढ़ ही लिए। तो इस कंटेक्स्ट में इस एंटी डिफेक्शन लॉ के पॉजिटिव्स क्या है, क्या इसने किया है। तो ये क्या लेके आया है, गवर्नमेंट की स्थिरता लेके आया है। तो अगर ये लेके आया है तो इससे क्या हुआ है, आपकी पॉलिसी जो है उसके क्या आई है, सर्टेनिटी। बिकॉज एलपीजी रिफॉर्म में मार्केट वहीं जाएगा जहां उसको क्या रहेगी, सर्टेनिटी रहेगी, अदरवाइज मार्केट नहीं जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब स्टेबल होगी तभी पॉलिसी क्या होगी, सर्टेन होगी। तो यह तो मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी और इस कंटेक्स्ट में यह गुड गवर्नेंस लाने की क्या करता है, कोशिश करता है। बिकॉज सरकार जो है उसको पता निश्चित है वो चली आ रही है, बट वो कभी भी ढह सकती है। तो सरकार कह सकती है हम तो काम कर रहे थे, हमें इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, गिरा दिया। तो इस कंटेक्स्ट में अकाउंटेबिलिटी वो भी लेके आएगा। इस कंटेक्स्ट में अनुक्रियाशीलता, रेस्पॉन्सिवनेस को भी क्या करेगा, वो एस्टेब्लिश करेगा और वो अपने पर्पज को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इसी कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक है प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल, एक है क्या, मूल सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल मतलब चुन लिया आगे व्यक्ति और क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। बट डेमोक्रेसी का मूल पर्पज क्या है, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन का एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। बिकॉज प्रोसीजर नहीं है। अब जब हमने कहा है कि ठीक है वो होंगे, तो उस कंटेक्स्ट में आप मैंडेट तो दोगे ना। और वो गवर्नमेंट को जब आपने मैंडेट दिया है 5 साल का, वो 5 साल तक क्या है, चलनी तो चाहिए ना। तो वो 5 साल की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है कौन, यह। देखो ये पॉइंट कहीं मिलेंगे नहीं, जो तुमने दूसरे टॉपिक्स पढ़े हैं उसके साथ तुम्हें क्या करना है, लिंक करना है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हें तभी आएंगे जब तुम इसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ो, इसको लाने के पीछे जो है थिंकिंग क्या है, इसको लाने के पीछे क्या है, बैकग्राउंड थिंकिंग क्या है, वो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये स्ट्रांग कहीं होगी नहीं, जो तुम टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसी टॉपिक को तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करके उसी वे में पढ़ना है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं। और नहीं है तो तुम्हारे पास एआई का हथियार है, उसको दो कि इसको लाने के पीछे की थिंकिंग क्या है, इसको लाने के पीछे क्या है, थिंकिंग क्या। वो अगर क्लियरिटी रहेगी तो पॉइंट्स बहुत क्लियर होंगे, तुम्हें ऑटोमेटिक जो है इसके प्रोज, इसके कॉन्स नजर आएंगे, जिसको तुम ओरों में ढूंढ रहे हो, जिसको तुम क्या कर रहे हो, औरों के नोट्स में ढूंढ रहे हो, वो ऑटोमेटिक मिलेंगे यहां पर। तो यह सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को क्या करता है, बरकरार करता है। ट्राई टू मेंटेन दी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अपने नोट्स में लिखते जाओ। तुम्हें नोट्स किस लिए दिए हैं, सबसे पहले नोट्स भी नहीं लाए हो, बुकलेट्स में दिए हुए लिखे हुए हैं। ये जहां तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिले वहीं लिखते रहो।
मैं 2-3 टॉपिक के माध्यम से तुम्हारी थिंकिंग बनाने की कोशिश करूंगा। और बताओ पॉजिटिव और क्या है? सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मैंने बोल दिया। और क्या ये करने की कोशिश करेगा? और पॉजिटिव क्या होगा? स्टेबिलिटी ले आता है, पॉलिसी सर्टेनिटी लेके आएगा, नीतिगत निश्चितता लेके आएगा, गवर्नेंस रहेगा। यह है डेमोक्रेसी में या गवर्नमेंट जो है उसमें उसकी लेजिटिमेसी के कंटेक्स्ट में सिटीजन का ट्रस्ट बरकरार रखेगा। सिटीजन का क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। अभी ये सोचो, अभी जब ये नहीं है तो यूपीएससी ने एक एथिक्स में क्वेश्चन पूछता है, जब पावर वाले लोग ही करप्ट होंगे तो लोग तो करप्ट होंगे ही, क्वेश्चन पूछता है। अब उनमें तुम क्या करते हो? मिथोलॉजिकल जो है एग्जांपल लेके आते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है क्या? जब यहां यही लोग चीटिंग कर रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिटीजन भी चीटिंग ना करे? और हमारे इंडिया में कितने ऐसे केस है, बिकॉज हमने करप्शन को नॉर्मल मान लिया। मेरा भाई या कोई भी एमएलए है तो टिकट बना देना, ये काम कर देना, नॉर्मल मान लिया है। वही इसी मामलों में यूके में सरकार बर्खास्त हो जाती है। यूके में अभी प्रेजेंट में ही जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पहले जो थे, उनको बर्खास्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के लिए बस फेवर मांग लिया था। बिकॉज तुम ये नहीं पढ़ रहे हो, इसको तुम्हें और पेपर में लिंक करना है जहां तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल ही नहीं रहे हैं। तुम उनके लिए मिथोलॉजी से एग्जांपल लेके आ रहे हो, प्रैक्टिकलिटी से एग्जांपल नहीं लेके आ रहे हो। बिकॉज ये अगर है, सिटीजन का ट्रस्ट नहीं रहेगा। सिटीजन कह रहे हैं व्हेन दे आर चीटिंग, व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग अस, वो हमसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम चीट ना करें? यही हो गया ना, चीटिंग और नॉट। तो ये क्या करेगा? वो एथिक्स जो है गांधी जी के 7 सिन में, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स विदाउट 7 सिन रटे हुए होने चाहिए गांधी जी के। एथिक्स जब पढ़ोगे तो गांधी जी के जो 7 सिन है उनमें ये चेक लगाता है कि नहीं लगाता है? क्योंकि आप अभी प्रॉफिट के नाम पर क्या कर रहे हो, बट ये क्या लगा रहा है? चेक लगा रहा है लॉ के जरिए। अब तुम्हें इसी कंटेक्स्ट में कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स? लॉ एंड एथिक्स और क्या लॉ एथिक्स को लेके जाएगा, एथिक्स लॉ के लेके जाएगा? यहां देखो, लॉ है, एथिक्स ला रहा है, बट वो केवल लॉ एथिक्स नहीं ला पा रहा, बिकॉज ये ला भी दिए हैं तब भी एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां अभी भी क्या हो रहा है? एंटी डिफेक्शन हो रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल तब आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन है यूपीएससी में पेपर 4 में, है कि नहीं है? बिकॉज एथिक्स तुम्हें और बाउंसर मारेगा, बिकॉज एथिक्स में इस तरह का कंटेंट ही नहीं है। यहां तुम्हें कम से कम एक हिंट पॉइंट तो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को पकड़ना है, वहां तो पकड़ने वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। जिस मजदार में तुम चले जाओगे वही मजदार एथिक्स का आंसर है। यहां पर क्या टिके हुए हो एंटी डिफेक्शन लॉ के आसपास सोचना है, वहां तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ है ही नहीं। जिस डायरेक्शन में तुम ले आओगे वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। वो उतना ओपन है एथिक्स, वो क्या उतना ही ओपन है। उस ओपन थिंकिंग को यहीं से सीखो। और मैं नहीं कह रहा हूं ये आंसर आएंगे, क्वेश्चन कुछ और होंगे, बट तुम्हें वो दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या करेगा? ट्रस्ट मेंटेन करेगा। पॉलिटिक्स में क्या लेके आएगा? एथिक्स के प्रिंसिपल को इनग्रेन करेगा, एथिक्स के प्रिंसिपल को लेके आएगा, उनको फंक्शन करवाएगा। सोचो और सोचो, छोड़ो इसको। इसके कॉन्स जो है क्या है? ये स्थिरता लेके आता है, ये एक क्या करेगा, ये भी पॉइंट होगा, डिसिप्लिन लेके आएगा। पार्टी में क्या लेके आएगा? डिसिप्लिन लेके आएगा, अनुशासन। हाउ? मेंबर्स जो है वो जो पार्टी ने कहा है उसी अनुरूप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। डायरेक्शन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो सिटीजन ने जिसको मैंडेट दिया है वो मैंडेट क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा कि बीच में ही चला जाएगा? कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज लोग अभी किसके नाम पे वोट कर रहे हैं? पार्टीज के नाम पे। ऑल्दो हमने एक्सपेक्ट किया इंडिविजुअल, बट इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हम क्या लेके आ गए? पार्टी लेके आ गए। और पार्टी को क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है? यस, पार्टी नाम आ गया है इसी 10th शेड्यूल में। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी था ही नहीं।
10th शेड्यूल में क्या है? पार्टी वर्ड है। पार्टी का क्या करेंगे? डिसिप्लिन लेके आएंगे। इसके कॉन्स क्या है? मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको सोचते रहना। मैं पॉइंट्स लिखूंगा, बट उसका आर्गुमेंट भी बोलो। ये वॉइस को सप्रेस कर रहा है। व्हाई? हाउ? बिकॉज विप है। विप है तो उसको वही डायरेक्शन फॉलो करना है जो पार्टी ने दिया है। बट डेमोक्रेसी में ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन रिप्रेजेंटेटिव का इंडिविजुअल अंतरात्मा है, कंसाइंस है। कंसाइंस है। डेमोक्रेसी में ये रिप्रेजेंटेटिव जो है उस डेमोज का क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और हर कंस्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम क्या है? अलग है। अलग है। जिनकी वॉइस को उनको क्या करना? पार्लियामेंट में उठाना है। बट इस विप के नाम पर ये जो कंस्टिट्यूएंसी है, इन रिप्रेजेंटेटिव से क्या एक्सपेक्ट करती है? इनकी आवाज में हेटेरोजेनिटी होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, या होमोजेनिटी, समानता होनी चाहिए? हेटेरोजेनिटी होनी चाहिए। पर एंटी डिफेक्शन लॉ उनसे क्या करवा देता है? होमोजेनिटी। अब ये इस तरह के पॉइंट तुम्हें सोचने हैं। वॉइस को दबाता है। अब मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, इससे और भी पॉइंट मेरे जनरेट हो सकते हैं। वॉइस को सप्रेस कर देता है, जबकि डेमोक्रेसी में क्या? वॉइस इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में वो कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। उस कंस्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम को उसको क्या करना है? पिकअप करना है। बट पार्टी जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है एक्सपेक्ट करती है। उसकी पार्टी की आकांक्षा क्या है? समानता। उसमें आवाज दब जाती है किसकी? कंस्टिट्यूएंसी। तो वो जो डेमोक्रेसी का जो कोर है, उसी को क्या कर दे रहा है? अटैक कर दे रहा है। समझ में आया? अब इसी से मैं कह सकता हूं, जब यह वॉइस सेम है, सबकी वॉइस सेम हो गई। हम ह्यूमंस क्यों हैं? वी कैन थिंक, वी हैव इमोशन। और हमारी किसी की भी थिंकिंग क्या है? मैच नहीं करती। और डेमोक्रेसी में डेमोज वही है। अब यहां पर इस वॉइस जो है, इसको हमने मान लिया क्या? नंबर मान लिया। तो ये जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, इसको हमने बना दिया क्या? रोबोट। डायरेक्शन आ गई है, बस हां भरना है तुम्हें। डायरेक्शन आ गई है, ना करना है तुम्हें। ह्यूमंस क्या हो गए हैं? रोबोट हो गए। दे हैव मेयर बिकम द नंबर्स। बट नंबर तो एक एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। नंबर मींस प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रक्रियात्मक जनतंत्र। बट नंबर जो है, वो नंबर अपनी थिंकिंग से क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसने सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, मूल जनतंत्र की भावना को दबा दिया है कि नहीं दबा दिया? समझ में आया? तुम्हें इस तरह कंटेंट पढ़ना है, इस तरह तुम्हें पॉइंट जनरेट करने हैं कि वो वॉइस को ही क्या कर रहा है? दबा के ये पॉइंट्स कैसे लेके आओगे? अब यह है, इसमें अगर रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये इसके प्रति अकाउंटेबल हो, जनता के प्रति हो। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो अकाउंटेबल कहां चला गया है? पार्टी को। तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेहिता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। बिकॉज उसको पता है, मैं जनता के लिए कुछ करूं ना करूं, जनता मेरे लिए भले कितनी ही वोटिंग खड़ी करना कर दे, अगर मैं अपने पार्टी को विरोध किया, पार्टी मुझे नेक्स्ट टाइम टिकट ही नहीं देगी। पार्टी मुझे नेक्स्ट टाइम टिकट ही नहीं देगी। इसलिए वो क्या कर रहा है? जनता की आवाज को छोड़ दे रहा है। जहां कहां रहा है? पार्टी। सोचो ये। और सोचो, ये क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी का कोर है डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट, असहमति। ठीक है। अब जब मैंने एडीएल ला दिया है, तो जब मैंने यूनिफॉर्मिटी ला दी है, यही क्या हो गया है? डाउन। समझ में आया? अब मैं इसी को कह सकता हूं, एक्चुअल में एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया कि वो किसको रोके?
दल बदल को रोके, डिफेक्शन को रोके। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने डिफेक्शन और असहमति में अंतर ही नहीं समझा। असहमति का मतलब डिफेक्शन नहीं है। असहमति का मतलब क्या है? डिफेक्शन नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेटिव की आवाज सुन रहा हूं, उनकी आवाज को बोल रहा हूं, पार्टी जो करी वो करूंगा। जब पार्टी को क्या खतरा है, तो इसने इन दोनों में क्या नहीं किया है? डिफरेंस ही नहीं किया। जबकि इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। डिफेक्शन में गवर्नमेंट पर क्या है? खतरा है। डिसेंट में गवर्नमेंट को खतरा नहीं। डिसेंट में तो क्या होगा? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? क्रिटिकल इनपुट मिलेगा। उसने डिसेंट और डिफेक्शन में क्या कर दिया है? डिफरेंस ही नहीं किया। समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? और बताओ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब यहीं से इस तरह आएगा। तुमने बोला इससे हेटेरोजेनिटी नहीं है, लोगों की भिन्न भिन्न आवाज नहीं है। इससे क्या आ गई है? समानता, होमोजेनिटी आ गई है। तो एक ही आवाज है, एक ही आवाज है, एक ही आवाज। ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? थीसिस होती है, एंटीथीसिस होती है, कुछ फिर सिंथेसिस नया निकल के आता है। अब मैंने जब एक ही आवाज को दे दिया तो क्या दूसरी वॉइस आई? नहीं आई। तो क्या डेमोक्रेसी में नवाचार, इनोवेशन हुआ? नहीं हुआ। तो उसने क्या प्रोग्रेस को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? पॉइंट। एंटी डिफेक्शन लॉ कार्य कर रहा है किसको? इनोवेशन। तो अब एग्जाम में तुम्हें यह नहीं लिखना है एंटी डिफेक्शन लॉ इनोवेशन को रोक दे रहा है। वो कैसे रोक दे रहा है वो भी तुम्हें 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। वो भी तुम्हें 2 लाइन में लिखना होगा कि वो इनोवेशन को कैसे रोक रहा है। या डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस को ही रोक दे रहा है क्योंकि वो दूसरे के व्यू को इनवाइट ही नहीं कर रहा है। तो नया पॉइंट आ ही नहीं रहा है। और ये देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तुमने पढ़ा है प्रीलिम्स में उसी कंटेंट को लेके आ रहा हूं मैं बस, और वही तुम्हें सीखना है। तुम्हें लक्ष्मीकांत इनफ है, लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है। जब शुरुआत में इनफ नहीं है तो शुरुआत में किसी और कंटेंट का सहारा लेना है। बाद में तो जो तुम्हारा प्रीलिम्स का कंटेंट उसी का क्या लेना है? सहारा लेना है। उसी से तुम्हें पॉइंट्स बनाने हैं। और सोचो, एंटी डिफेक्शन के द्वारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कोड है वो डाउन हो रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका कहां से आती है? पार्लियामेंट से। कंट्रोल कौन किस पे करता है? थ्योरी में। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या हुआ है? कैसे? बोलो कैसे? देखो मैं बना रहा हूं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, ये इससे आ रहे हैं तो इसके बाद बहुत से टूल इसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब तुम बताओ, एक्सप्लेन करो। बट एंटी डिफेक्शन लॉ से हो क्या गया? ये इसको कंट्रोल कर रहा है। बताओ खुशी। और अच्छे से बताओ, कोई एक्सप्लेन करो, बताओ। हम्म समझ में आया पॉइंट? एग्जीक्यूटिव है, मेजोरिटी में है, ये सरकार में है, और मेनली जो पॉपुलर लीडर है वही पॉपुलर लीडर है किसका? पार्टी का। अब बिल वगैरह इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? यही इंट्रोड्यूस कर रहा है, पारित करवाना है। तो इसका काम क्या है? इसको स्क्रूटनी करना, पारित ना होने दें, डिबेट, ये सब। बट यहां एग्जीक्यूटिव का जब पॉइंट है तो एग्जीक्यूटिव पार्टी को कहता है इसको क्या करवाना? पारित करवाना है। तो एग्जीक्यूटिव पार्टी जब है तो पार्टी अब यहां क्या करेगी? विप जारी करेगी। जब पार्टी विप जब जारी करेगी तो पार्लियामेंट में जो लोग हैं किसकी बात मानेंगे? पार्टी की बात मानेंगे। तो इंडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पार्टी के माध्यम से कंट्रोल किसको कर ले रहा है? पार्टी को कर ले रहा है। समझ में आया? तो डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जिस एस्पेक्ट से हम लेके आए थे वही क्या हो जा रहा है? गौण हो जा रहा है। समझ में आया पॉइंट? इस तरह के पॉइंट तुम्हें इनोवेट करने हैं। विप के जरिए पार्टी ही, पार्टी के द्वारा एग्जीक्यूटिव अब कंट्रोल करने लगा किसको? पार्लियामेंट को, संसद को। यस, गुड। और
अब याद रखना, हम इतने पॉइंट लिख रहे हैं ना, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा इसका क्रिटिसिज्म क्या है। यूपीएससी एक को लेगा, सॉरी, यूपीएससी एक को लेगा, वो एक ही तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। एक को लेगा और क्या है, एक को जैसे यही दे देगा वो, इसी पर तुम्हें 150 वर्ड्स लिखवाएगा वो। अब तुम्हारी कला ये, जितने ऊपर हमने पॉइंट्स बोले वो इस आंसर में कैसे लिखोगे, लगे क्या वो अलग नहीं है, लगे क्या वो यही है। अब यही लिखे हुए हैं। चैलेंज क्या है इसमें, जो है पार्लियामेंट के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें कमी आ रही, क्योंकि अब वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल कहां हो गया है, पार्टी के प्रति। यहां पर जो है, जो मेरा फ्रीडम है आर्टिकल 19 सप्रेस हो गया है, बिकॉज मैं अपनी आवाज नहीं बोल रहा हूं, बोल किसके रहा हूं, दूसरों की। तो मैं एक पपेट बन गया हूं। क्या बन गया हूं, कठपुतली। किसके हाथों की, पार्टी के हाथों की। यहां पर मैं पार्टी का क्या बन गया हूं, स्लेव। सारे पॉइंट ऊपर वाले ही हैं, दूसरे वर्ड से। अब इसी में मैं अगर कहूं इसके क्रिटिसिज्म, और अगर क्रिटिसिज्म कहूं, ये हो गया, चलो चैलेंज हो गया, इसके क्रिटिसिज्म क्या है। और हम एंटी डिफेक्शन के लॉ के लिए क्या आए थे, दल बदल लॉ के। अब इसमें एक्सपेक्टेशन हमने डिसीजन किसको दिया, स्पीकर को। स्पीकर किसका सदस्य है, उसको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, चुनाव लड़ना है, तो उसको लॉयल्टी किसके प्रति रहनी चाहिए, बट दूसरा लॉयल्टी किसके प्रति रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। स्पीकर शपथ क्या लेता है ये देखो। पहले हम प्रीलिम्स में शपथ पढ़ते नहीं है ना, किसी एक दो की पढ़ते हैं, पर कई बार वो शपथ भी तुम्हें काम आएगी, वो ओथ किसकी लेता है। तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक बार स्पीकर शपथ किसकी लेता है, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत ज्यादा शार्प आई होनी चाहिए, क्योंकि वो शपथ किसकी लेता है ये भी काम आएगा एग्जाम में। इसमें नहीं होगा, किसकी लेता है, और नहीं होता है, ठीक है। जब वो खड़ा होता है तब क्या लेता है, तब किसके प्रति एलिजियंस होनी चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ क्या है, ये देखो। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ नहीं ले पाए, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, हाउस क्या होना चाहिए, हाउस में उसको न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के प्रति होना चाहिए बायस। बट यहां एंटी डिफेक्शन लॉ में जब आपने उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया है, तो आपको दिखने को क्या मिल रहा है, बायसनेस। एग्जांपल, बायसनेस एग्जांपल रिसेंट में स्पीकर अलग है, दल बदल कानून में वो स्पीकर पे पॉइंट आएगा। अभी यह दिखने को मिल रहा है स्पीकर को जो पोजीशन दी गई है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ही इज टेकिंग द डिसीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड 2016, फॉर एग्जांपल शिवसेना केस इन महाराष्ट्र। समझ में आया, ये एग्जांपल अब एक साल में कलेक्ट करने, एक साल में तुम्हारे पास अभी पश्चिम बंगाल हॉट केस है, वहां मिल जाएगा। हॉट केस होगा तुम्हारा कौन, बिहार, जब इलेक्शन के बाद जो होगा, इलेक्शन के बाद जो होगा। यहां पर क्रिटिसिज्म है कि यहां पर नंबर्स बन गया है। यहां इसका एक और क्रिटिसिज्म है, राइट टू डिसेंट और डिफेक्शन में क्या अंतर नहीं है। इसका और क्रिटिसिज्म है कि आर्टिफिशियल डिफरेंस है इंडिपेंडेंट मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने ज्वाइन कर सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये डिफरेंस क्या है, आर्टिफिशियल। अब मैंने कहा उसने 2/3 दे दिया, तो उसने क्या किया, होलसेल को क्या कर दे, रिटेल को उसने क्या कर दिया, रोक दिया, होलसेल को अलाउ कर दिया। और तुम एंटी डिफेक्शन लॉ देखो, जब आया था 91 आया था, 2020 तक तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, 18-20 तक। 20 के बाद होलसेल डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो क्रिटिसिज्म कि इनिशियली जब लाया गया था, यस वो पर्पस सॉल्व कर रहा था, बिकॉज इंडियन पॉलिटिक्स ने रिटेल डिफेक्शन को देखा था। तो रिटेल डिफेक्शन को रोकने के लिए हम क्या लेके आए गए, होलसेल। कि होलसेल नहीं होगा, होलसेल क्यों बोला मैंने, 1/2
ठीक है। बट आज की डेट में होलसेल क्या हो रहा है? डिफेक्शन। तो जो पर्पस था वो पर्पस ही क्या नहीं हो रहा है? डिफीट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये लिखोगे, यस, जब रिटेल था उसने गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लेके आया, बट ये होलसेल डिफेक्शन डेमोक्रेसी का जो कोर अपोजिशन उसको ब्रेक कर दे रहा है। कि अभी क्या हो रहा है? गवर्नमेंट नहीं टूट रही है, टूट कौन रहा है? पॉइंट लिखो, कहीं होगा नहीं, तुम्हें लिखना है। पहले उसने डिटेल से क्या किया? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लेके आ गया। आज की डेट में डिफेक्शन कहां हो रहा है? अपोजिशन में हो रहा है कि रूलिंग में हो रहा है? अपोजिशन में। अब अपोजिशन भी डेमोक्रेसी का क्या कोर है? अपोजिशन को क्या देनी है? वॉइस देनी है, वॉइस देनी है। तो यहां और इसी को लिखो, उस टू थर्ड डिफेक्शन की वजह से जो मेजोरिटी है वो अपनी मेजोरिटी को, और नाम नहीं लेना किसी पार्टी का, नाम नहीं लेना है पार्टी का। तो इसमें लिखना डिफेक्शन उसने काफी हद तक इनिशियल एरा में अपने पर्पस को क्या किया? सॉल्व किया है। पर आज के, और उसने रिटेल को रोक दिया था। आज के डेट में रिटेल के बजाय ये डिफेक्शन जो है ठप्पा लगा रहा किस पर? होलसेल डिफेक्शन पर, जिसमें अपोजिशन क्या हो रहा है? विपक्ष ब्रेक हो रहा है, और डेमोक्रेसी का कोर जो क्या हो रहा है? गायब। सोचना, यही तुम्हें थिंकर बनना है। तुम्हें ये पॉइंट्स तुम्हें किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, और ये पॉइंट मैं सोच के नहीं आया था, डिस्कशन करते हुए आ गया मुझे। कई बार एग्जाम में जब तुम लिखोगे, तुम्हारी थॉट ओपन होगा, तुम सारे इस करंट को कनेक्ट करोगे। बिकॉज एज ए ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी ए थिंकिंग पर्सन। तुम्हें ओरिजिनेटर बनना है कंटेंट का, तुम्हें कंटेंट खुद ओरिजिनेट करना। बिकॉज फाइल की नोटिंग कौन करेगा? तुम्हारे वो वाले करेंगे, पर देखकर तुम्हें करना पड़ेगा ना, क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है। और जब वो चाहता है, तुम्हें थिंकिंग अभी से वो होनी चाहिए। कैसे? सिंपल, वो तुम्हारा फिर आ जाएगा क्या? ईडी और सीबीआई, तुम उसको सोच रहे हो, उसको मुझे लाना ही नहीं है इसमें। मुझे डिफेक्शन पे खेलना है ना, तो डिफेक्शन पे मैं ऐसे ही खेलूंगा। उसने रिटेल को रोका, होलसेल को प्रमोट किया, तो वो होलसेल को प्रमोट करने से डिफेक्शन का जो पर्पज है वही क्या हो गया? गौण हो गया। और उस डिफेक्शन के पर्पज में अपोजिशन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और ये डिफेक्शन एक टूल बन गया किसको? गवर्नमेंट बनाने का। पहले ये टूल था गवर्नमेंट को ब्रेक करने का, पहले यही टूल था ना, सरकारें उजाड़ दो। अब वही टूल क्या बन गया है? सरकार बनाने का। अब बनाने में गायब कौन हो रहा है? अपोजिशन। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? सत्ता पक्ष है, अपोजिशन। सत्ता पक्ष के पास +1 मेजोरिटी है, ठीक है। तो अपोजिशन में ये प्रस्ताव देता था, यहां के मेंबर, और यहां चले जाते थे, ये कहां आ जाता था? सत्ता में आ जाता था। तो अपोजिशन इसका फायदा उठा रहा था। अब 2/3 हो गया है, फायदा कौन उठा रहा है? या तो इसको ब्रेक करके अपनी मेजोरिटी को बढ़ा रहा है, या इसकी वॉइस को ही क्या कर दे रहा है? वो कमजोर। जो अभी हो रहा है कहां? वेस्ट बंगाल। कहां पर हो रहा है? पश्चिम बंगाल। बस खत्म। इसमें कहोगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो इलेक्टोरल मैंडेट है, होलसेल जो है, उसको ही गायब कर दे रहा है। सोचो पॉइंट, खुला आसमान है, जितना सोच सकते हो। समझ में आया पॉइंट? होलसेल और रिटेल, खुदरा और थोक, लिखना है वहां पर। वहां पर खुदरा और थोक क्या है लिखना है। पहले खुदरा होता था, अब क्या हो रहा है? थोक हो रहा है। थोक हो रहा था क्या? ऑपोजिशन ब्रेक हो रहा है। फिर अब इसमें अंबेडकर का स्टेटमेंट डाल सकते हो। अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं? एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संविधान। कोई भी चीज संरचना उतनी ही अच्छी है, उसका चलना ना चलना किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमंस पर। तो अंबेडकर ये कहते हैं न्यायाधीश भी फेल हो सकते हैं जब न्यायाधीश को कोई क्या नहीं है? एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहां तो कौन है? मेंबर है। और उस मेंबर को क्या चाहिए? अगले साल चुनाव लड़ना है।
तो इस कंटेक्स्ट में जो है कोई भी लॉ तभी तक गुड है जब एथिक्स क्या है, गुड है। तो लॉ किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता, हमें गांधी का एथिक्स लाना होगा। पॉलिटिक्स कांट बी एक्सपेक्टेड विदाउट मॉरलिटी। इसी में एक लाइन में हमेशा कोट करता हूं एथिक्स में, यू कैन चेंज द परवर्सिटी ऑफ यू कैन चेंज द परवर्सिटी ऑफ माइंड, यू कांट चेंज द परवर्सिटी ऑफ हार्ट। आप किसी के गलत काम करने को रोक सकते हो, गलत काम करने के मंशा को नहीं रोक सकते। ये 4th ARC का प्रिफेस में लाइन है, तुम्हें कहीं भी फिट होगी। ताले चोरों के लिए नहीं है, ताले शरीफों के लिए। ताले किसके लिए हैं? चोर तो चोरी करके रह जाएगा, ताला तोड़ भी देगा वो। शरीफ अंदर ना चोरी ना करे। इस तरह की प्रैक्टिकलिटी को लिखना है पेपर 4 में। यू कांट चेंज द परवर्सिटी ऑफ हार्ट। गलत काम करने की मंशा को नहीं रोक सकते। तुम निकालो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एग्जाम का डेट फिक्स कर सकता हूं। अब तुम एग्जाम ही लिखो, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। क्या मेरा कंट्रोल है उस पर? नहीं। सेम अंबेडकर कहते हैं न्यायाधीश भी यहां क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। यहां तो कौन है, सदस्य है। और सदस्य, क्योंकि न्यायाधीश का क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसकी क्या है, भविष्यक आकांक्षा है कि नहीं? क्या है इसकी भविष्यक आकांक्षा? चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो वो वह काम करेगा जिससे उसको फ्यूचर में क्या हो, फायदा। तो इसलिए इसने कुछ समय तक रोक दिया। अब नए सिरे से डिवेक्शन भारतीय पॉलिटिक्स को क्या कर रहा है, प्रभावित, अफेक्ट कर रहा है। इसी में यह अब संसद क्या बन गई है, रोबोट का रूम बन गई है। कैसे? नंबर्स जो बोल रहा हूं। तो इस कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, तो इस कंटेक्स्ट में यह हो सकता है विप के पावर को कम किया। इसमें क्या हो जाए, विप तभी लागू हो जब पार्टी या गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को क्या हो, खतरा हो। अदरवाइज हमें डिफेक्शन और डिसेंट में, दल बदल और असहमति में क्या है, अंतर समझना होगा। इसी में हमारा एक और क्रिटिसिज्म स्पीकर पर। स्पीकर जो है न्यूट्रल नहीं, स्पीकर के पास क्या नहीं है, टाइम पीरियड हमने नहीं दिया है। तो इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी वगैरह कहती है ये डिसीजन जो है किसी और इंडिपेंडेंट को दिया जाए। अब इसमें इलेक्शन को नहीं दे रहे कमीशन को, बिकॉज इलेक्शन कमीशन खुद हाथ में किसके, एग्जीक्यूटिव के। प्लस किसी और बॉडी को देने से क्या होगा, फिर टकराव होगा। तो अब तुम्हें देना है कि वो किसको दिया जाए। या कह सकते हो कि कुछ कमेटी बनाई जाए, या कह सकते हो कुछ मेंबर्स जो हैं उनके थ्रू क्या हो ये डिसीजन। व्हेन जुडिशरी विल कम, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब तुम्हें देना है पॉइंट, वो तुम्हें काउंटर नहीं करेगा, वहां तुम्हें पॉइंट लिख के चले जाना है। जैसे यहां पर दिनेश गोस्वामी कमेटी का जो है कहना है एडीएल तभी लागू हो जब नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस में इसका यूज हो। जहां पर आपकी 170th रिपोर्ट लॉ कमीशन की बहुत रिपोर्ट आती रहती है, नोट डाउन नहीं करनी है। उसके कुछ कुछ पॉइंट जहां फिट होंगे बस तुम्हें नोट डाउन करना है। इसकी 170th रिपोर्ट कहती है विप तभी लागू हो जब कंटिन्यूटी सरकार की क्या हो, खतरे में। फिर डिसीजन मेकिंग जो है, कई लोग कहते हैं किसको दे दो, प्रेसिडेंट को दे दो। ये कंटेंट हो गया। अब इस कंटेंट को छोड़ो, आते हैं क्वेश्चन पर। ये पढ़कर क्या हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। यही पढ़कर खुश होते हैं ना। अब सीधी क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं, ये नहीं। हाँ। क्या क्वेश्चन है, एक बार 2 मिनट का टाइम है, ये बताओ डिमांड क्या है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कीवर्ड अंडरलाइन करो, तुम्हारे सामने आंसर है इसका। शीट में भी है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पार्लियामेंट चैप्टर, यूनिट 3rd या 4 में होगा। पीवाईक्यू लाया करो, शीट में भी है। तो पिछले हफ्ते शीट दी होगी ना, उसमें भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट होगी, उसमें भी है।
जितना तुम ब्रेक करोगे आंसर तुम्हारे सामने होगा। क्लियर? पूछ रहा है। तो क्या डिमांड? और डिमांड? ये तो डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड। जितना अच्छा, वही पॉइंट है, जितना अच्छा तुम इसका डायग्राम माइंड में बनाओगे उतना ही अच्छा तुम्हें क्लैरिटी आएगी। देखो, एमपी है, इंडिविजुअल एमपी क्या नहीं कर रहा है? डिबेट में क्या नहीं कर रहा है? भागीदारी नहीं कर रहा है। तो एमपी भागीदारी, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। इसके परिणाम स्वरूप पॉलिसी डिबेट जो है वो क्या हो गई है? वीक, कमजोर। यही है ना? इसका इंपैक्ट ही है। अब ये तो एक बॉक्स हो गया। अब इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? जिम्मेदार एडीएल। बट क्वेश्चन ने बोला है उसका पर्पज क्या था? पर्पज भी नहीं था। अब इसने बोला है रिस्पॉन्सिबल कहां? हाउ फॉरवर्ड बोला है। यही है। ये जितनी ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी होगी डिमांड समझ में आए। अब जब इसने हाउ फार बोला मतलब ये एक फैक्टर है इसके लिए। इसके लिए कौन है? इसको भूल गए अदर नहीं लाओगे। इसका अगर भूल गए तो अदर नहीं लाओगे। तो इसने बोला है इसका पर्पज डिफरेंट था। तो पर्पज इसका क्या था? क्या मेन बॉडी है या इंट्रो वगैरह में काम आएगा बस? अब ये वाला क्या है? इंट्रो है। अब इसको मैं प्रूव करूं पहले तो। अब देखो ये मेरी क्लियरिटी मुझे आ गई है। एडीएल कहां तक रिस्पॉन्सिबल है किसमें? इंडिविजुअल एमपी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मतलब एडीएल कुछ हद तक जिम्मेदार है। और जब एडीएल जिम्मेदार है तो एडीएल इसके लिए नहीं लाया गया था कि वो कमजोर करे। एडीएल का पर्पज क्या था? कुछ और था। बट इसमें और भी अदर फैक्टर हैं जिसके कारण क्या हुआ है? ये हो गया। अब घर पर करते समय तुम्हें इसी क्वेश्चन को जो तुम्हें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर 1 घंटा देना है। तभी तुम्हारे माइंड का होराइजन ब्रॉड होगा। जो मैंने तुम्हें कंटेंट पढ़ाया एंटी डिफेक्शन लॉ सीधा सीधा यूज नहीं होगा। उसके पॉइंट्स ही क्या होंगे? यूज होंगे। हम आंसर राइटिंग के नाम पर क्या कर रहे हैं? क्लासेस कर रहे हैं कि मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा दिया गया, खुश, पता लगा अब क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। मुझे क्लास में आंसर राइटिंग में सीखना कि उसको सोचूं कैसे, पॉइंट कैसे आए, उसी एक पॉइंट को मैं डिफरेंट एंगल से कैसे सोचूं। जब इसने दिया यहां पर, इसके लिए तुम क्या सोच सकते हो कि पॉलिसी डिबेट्स कम हो गई है। इसके लिए तुम्हारे पास पॉइंट क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। कल का डाटा मैंने ग्रुप पे डाला था। मैर 46% एमपीज ने 90% बजट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इसको दिखाने को मैं अच्छा भी दिखा सकता हूं। इसको दिखाने को मैं क्या दिखा सकता हूं कि मैर केवल 46% एमपी बजट में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50, अब मैं क्या कहूं 54% पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है।
तो क्या मैं इससे डाटा से प्रूव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैंने कल ही तुम्हें बोला था, आंसर राइटिंग तुम्हें यह समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आंसर में काम कैसे आएगी, जिसको हम पॉलिटी के नाम पर उस खबर को पढ़ते ही नहीं है, और वही खबरें तुम्हारे आंसर को और से अलग बनाएगी। क्योंकि मैर लिखने से काम हो गया, काम नहीं चलेगा, मुझे डाटा देना है, और डाटा तुम्हारे पास है नहीं, ना मैं दे सकता हूं ना कोई कोचिंग दे सकती। वो सारा कहां से आएगा? न्यूज़पेपर के बस पन्ने पलटने से, पढ़ने से भी नहीं। पढ़ना क्योंकि तुम कहोगे पढ़ूंगा कितना, याद कितना रखूंगा? अगर पन्ने भी पलटे हुए याद है कि ऐसा है, आंसर आएगा। और इस तरह करोगे तुम्हें न्यूज में खबरें दिखने लगेगी, हाँ ये पढ़ा था ये यूज होगा, ये पढ़ा था ये यूज होगा। तो यहां पर ये तुम्हें पॉलिसी डिबेट्स की डिबेट डिस्कशन डिसेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉलिसी को माइन्यूटली एनालाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, या कोई भी बिल आया उसी दिन पास हो गया, वो भी इंडिकेट करेगा डिबेट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। तो यहां पर बिल्स आ रहे हैं उसी दिन पास हो जा रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल आ ही नहीं रहे, इंडिविजुअल एमपी एफर्ट ही नहीं ले रहा है, महर कुछ ही नंबर ऑफ एमपी पार्लियामेंट में क्या है, रेगुलर डिबेट में पार्टिसिपेट कर, ये शो कर रहा है। और या एमपी जो है वो डिबेट में पार्टिसिपेट करना उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, दे हैव बिकम नीरस हो गए वो क्या है, क्योंकि उनको पता है कुछ भी करूंगा वो क्या कर दे, मुझे डांट देगा, तो क्या है कोई मतलब ही नहीं रखूंगा। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो ये कम हो गया, इसके लिए लोग जिम्मेदार रहते हैं किसको को, जिसका पर्पज क्या था, क्या पर्पज था, स्टेबिलिटी लाना, आराम गैराम को रोकना। क्या ये आंसर पूछ रहा है या पॉइंट पॉइंट में जाएगा एकदम एक एक वर्ड में? अब इसके तुम, क्योंकि जब घर पे तुम कर रहे हो, घर पे पहले सबको सोच के रखो, आंसर मैं बाद में लाऊंगा। इसका पर्पज क्या था, आराम गैराम को रोकना। इसका पर्पज क्या, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को लेके आना। इसका पर्पज क्या, डेमोक्रेसी में ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना। इसका पर्पज क्या, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब जितने पॉइंट डाल दो ना, तुम्हें कंटेंट की मार्केटिंग तभी आएगी। कई लोग एक ही लिख सकते हैं, कई लोग 2 लिख सकते हैं, कई लोग 10 लिख सकते हैं। कंटेंट की क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। अब यह हो गया, तो यह जिम्मेदार है। मेन क्वेश्चन तो क्या है, एडीएल की वजह से पॉलिसी डिबेट क्या हो गई है, कम, क्योंकि इंडिविजुअल एमपी पार्टिसिपेट नहीं। इसके पॉइंट्स बताओ कैसे। विप की वजह से क्या हो गया है, रोबोट। ठीक है, जो पॉइंट पढ़े उन्हीं को यूज करो कि यहां पर कैसे यूज होगा। इसने डिसेंट डिफेक्शन में अंतर नहीं माना है, तो एमपी क्या व्यक्त नहीं कर रहे हैं, डिसेंट। जबकि पॉलिसी डिबेट में होना क्या चाहिए, असहमति या सहमति, हो गया। और अब पॉलिसी डिबेट्स के लिए हेटेरोजेनिटी चाहिए, होमोजेनिटी चाहिए, समरूपता चाहिए, या अलग अलग आवाज चाहिए। जबकि इस पॉलिसी डिबेट के लिए ये जो चाहिए, बट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कर दे रहा है, होमोजेनिटी ला दे रहा है, हो गई ना वॉइस। और सोचो इसी पॉइंट को, जो पॉइंट्स तुम्हारे उन्हीं को यूज करो, बहुत ज्यादा फार फेच्ड हो जाएगा। और बताओ, एडीएल से नंबर इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, नंबर। इसमें गायब हो गया कंस्टिट्यूएंसी और ओपिनियन। ओपिनियन को बोलो कंसाइंस। अंतरात्मा क्या हो गई है, गायब हो गई। कई बार तुम्हें लगता है अच्छा है, तब भी तुम्हारा मन क्या कहता है, गड़बड़ है, आवाज व्यक्त करो। तो ये कंसाइंस क्या गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों? आप अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग बोलोगे या जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग बोलोगे? तो जब उसने बोल दिया तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, डिसइंटरेस्टेड रहूंगा या इंटरेस्टेड रहूंगा? क्योंकि यहां पर तुम्हें तब मार्क्स मिलेंगे तब तुम 6-7 खुद जनरेट करोगे, 6-7 पॉइंट क्या करोगे, बनाओगे। और 6-7 पॉइंट कहां से आएंगे, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने क्या किया है, पढ़ा है। इन्हीं से आ रहे हैं जो तुम्हारी कॉपी में है, मैं बस उसको चेंज कर दे रहा हूं। और अब देखो, तुम्हें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना है, आप ये पॉइंट बना कैसे रहे हो, तो बताएगा मैं इसको बनाने के लिए सोच क्या रहा हूं, इन पॉइंट्स को बनाने के लिए। क्योंकि ये पॉइंट्स क्या तुम्हारे फिर क्या लगेंगे, मैं तो पॉइंट्स बोल रहा हूं, जबकि तुम्हें मुझे सीखना है क्या है, ये पॉइंट सोचे कैसे, किसने ये पॉइंट बोला था, सोचा कैसे पॉइंट।
तुम्हें ये सोचना है, ये डायग्राम देखो, पॉलिसी डिबेट, पॉलिसी डिबेट में इंडिविजुअल एमपी पार्टिसिपेट करेगा। तो डिबेट्स के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? पहले डिबेट्स के लिए क्या चाहिए? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी चाहिए। डिबेट्स के लिए क्या चाहिए? पार्टिसिपेशन चाहिए। डिबेट्स के लिए कोई भी चीज में तुम डिबेट में किसी भी चीज में पंगे में कब लोगे? जब तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा कि इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब सोचो ये पॉइंट कैसे डाउन हो रहा है, किसकी वजह से? एडीएल। इससे पॉइंट आएंगे, जैसे मैंने इसको बोला कि वेब रोबोट बना दे रही, जबकि मुझे क्या चाहिए? डिबेट्स के लिए डाइवर्सिटी चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए। रोबोट अगर मैं बन गया, डाइवर्सिटी नहीं होगी, डिबेट्स क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट के लिए कि ये डिफेक्शन डिसेंट, डिबेट्स के लिए क्या चाहिए? डिसेंट चाहिए, डिसेंट चाहिए, पर ये क्या कर रहा है? तो आंसर कहां से आ रहा है? हमारा अभी तक तरीका क्या है? इसको रट्टा मारना। हमारा भी तरीका क्या? आंसर दिया गया है, ये आंसर हो गया है, हो गया। जबकि तरीका क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए ये सोचो। ये अगर सोच लिया तो पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि मैं तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ना, और तुम्हें घर पर अगर तुमने 10 क्वेश्चन पे ऐसा कर लिया तो तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा। तुम्हारा माइंड क्या हो जाएगा? ट्रेन होगा। अभी तुम्हारा माइंड ट्रेन नहीं है, माइंड की तुम्हें ट्रेनिंग देनी है। जैसे शुरुआत में ही मैंने बोला था, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट मेटाकॉग्निशन। क्या चेंज करना है? मेटाकॉग्निशन को। इसके लिए कैसे सोच रहे हो? और भी पॉइंट्स हैं, उसको सोचो, यहां यूज कैसे होंगे, को कम। डिसइंटरेस्ट, पॉलिसी डिबेट्स है। पॉलिसी डिबेट्स के लिए क्या चाहिए? इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन क्या होगा? एफर्ट होगा। बट यहां विप के नाम पर मेरे उसी एफर्ट को क्या किया जा रहा है? रोक दिया जा रहा है। तो इनोवेटिव वे में आइडियाज प्रेजेंट नहीं हो रहे। इस तरह लिखोगे, समझ में आया? इंडिविजुअल डीटीयू के लिए क्या करता है? शपथ लेता है। ठीक है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ डिबेट से लिंक कैसे करोगे? क्योंकि ये जो तुम्हारा पॉइंट है इंडिविजुअल एमपी के लिए, अब तुम्हें इसी पॉइंट को लिंक क्या करना है? ये डिबेट, ये शपथ लिया उसने, उसका इंडिविजुअल कर्तव्य क्या है? कंस्टिट्यूएंसी के लिए। ठीक है, अब कंस्टिट्यूएंसी के लिए तो उसको डिबेट में क्या करना है? पार्टिसिपेट, कंस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एडीएल इसको क्या कर रहा है? जिसकी वजह से डिबेट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि ये तुम्हारा पॉइंट क्या है? डंपिंग है। फिर तुम्हें जो आ रहा तुम डाल दे रहे हो। तुम्हें सोचना है क्या, ये मेरा पॉइंट क्या एडीएल और डिबेट से लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या अभी तक जितना मैंने एडीएल पढ़ा है वो सारा यूज किया है क्या? या कुछ पॉइंट यूज किए हैं? और कौन से लिंक करे किसको? डिबेट्स और इसको। ये हो गया। अब फिर तुम्हें और सोचना है, और फैक्टर क्या? और फैक्टर क्या जिसकी वजह से क्या डिबेट्स कम हो रही है, पॉलिसी आउटपुट नहीं आ रहा है? और क्या है? मीटिंग ही नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? पार्लियामेंट क्या कर रही है? कम समय मीट करे। और क्या? एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर रहा है पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, वो टाइम ही नहीं दे रहा है। टाइम ही नहीं दे रहा है डिबेट्स के लिए, और कमेटी सिस्टम के पास नहीं जा रही है। हो जाएगा ना? अब कि लास्ट में क्या आएगा? वे अहेड। तो वे अहेड किसके लिए आएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आएगा, या पॉलिसी डिबेट कैसे बढ़ा उसके लिए आएगा? और जब दोनों में कंफ्यूजन हो ना, दोनों टारगेट कर दो। क्योंकि यहां तुम्हें दिक्कत होगी, ये जो मैं वे अहेड है वो इसके लिए दूं या किसके लिए दूं? एडीएल के लिए दूं। जब दोनों डाउट हो, दोनों का टिक मार दो। जब दोनों डाउट हो क्या करो? दोनों का टिक मारो। तो इस दल बदल के लिए तो है कि विप तभी लागू हो जब क्या हो? डिफेक्शन। जब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोड, वहां खत्म हो जाएगा वो। बट इसके लिए क्या करो? कमेटी अच्छे से वर्क करो, सब हो जाएगा। अब आंसर का फ्लो, अब आंसर का फ्लो देखो इसी से आएगा। इस क्वेश्चन में मैं इसी से बना रहा हूं। मैं फ्लो बनाने के लिए पहला पॉइंट ये दे सकता हूं, दूसरा दे सकता हूं डिफरेंट, तीसरा एडीएल रिस्पॉन्सिबल कैसे, चौथा अदर फैक्टर,
पांचवा क्या, वे अहेड। या दूसरा तरीका मेरा ये हो सकता है, पहला ये एडीएल, इसका पर्पज क्या, बट ये एडीएल क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है। कैसे, कहां मुझे दिख रहा है, और ये कैसे कर रहा है। बट अदर फैक्टर भी हैं, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर को एक फिक्स मान लेते हो। स्ट्रक्चर एक फिक्स नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स। इनिशियल तौर पर जब तुम सीख रहे हो तो जो क्वेश्चन का फ्लो उसी में जाओ, बट जब तुम्हारा एडवांस आ जाए तो उन सबको क्या करते रहो, घुमाते रहो। नीचे वाला ऊपर ले आओ, ऊपर वाला नीचे, कैसे भी ले सकते हो। अब आंसर आएगा। अब मैं इसी को तुम्हें इससे दिखा देता हूं। पहला क्या कर सकते हो, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पर्पज क्या था। ये कौन सा स्टाइल है, सेकंड वाला। कौन सा है, सेकंड वाला। क्या है तुम्हें पता है, जो एवल है पॉलिटिकल इसको रोकना है, स्टेबिलिटी लाना है। इसमें हमने 4-5 पॉइंट दिए। फिर कर्व कैसे कर रहा है, व्हिप जारी कर रहा है, कंसाइन कंस्टिट्यूएंसी क्या हो जा रही है, साइलेंट, अंतरात्मा और शत्रु की आवाज साइलेंट हो जा रही है। डिबेट जो है पर्पज ही लॉस कर जा रहा है, क्योंकि डिबेट का पर्पज ही नहीं है, जो उसने कह दिया वही बोलना है मुझे। फिर यहां पर पावर कहां शिफ्ट हो रहा, हाई कहां। अब देखो ये लाइन तुम्हारी ये नहीं है, थिंकिंग तो वही है ना। और तुम जितने क्लास में हो सबके पॉइंट्स क्या होंगे, अलग होंगे, बट सबका कोर क्या होगा, सेम होगा, वर्डिंग अलग होगी बस। लास्ट में क्या कर दिया, ये नहीं है, कोई अदर भी है। सेटिंग्स कम हो रही है, फ्लोर का टाइम जो है कम है, रियल पॉलिसी एग्जीक्यूटिव जो है क्या कर रही है, अब तुमने ही पॉइंट बोला था। फिर यह क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड पार्टी जो है उसने ओवरशेडो, बट इस कंटेक्स्ट में जो है और क्या पॉइंट, वीक कमिटी स्क्रूटनी है। फिर मनी क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को भी ला सकते हो, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वे अहेड।